कैरेक्टर करने के लिए हमें उसके नजदीक जाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक लड़की को बोला तुमको मोहम्मद लेडी का रोल, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। जैसे गीतांजलि जी, मैं क्या कह रहा था, सर जैसे वो कह रहे हैं मोमेडियन का, मैंने अभी एक रोल किया था जिसमें मुझे एक कर्कश और बहुत दीनहीन एक औरत का रोल करना था जो दिन भर काऊ 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 करती रहती है। अब मैंने किसी के पास नहीं गई, हाँ, लेकिन मैं अपने बचपन में जरूर गई थी कि बचपन में जब मेरे घर के आमने सामने जो परिवार था, जो थोड़ा सा जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, उनकी औरतें किस तरह से बिहेवियर करती थी, वो अपने राशन पानी की व्यवस्था कैसे करती थी, तो मैं अपनी मेमोरी में गई। तो हो सकता है कि व्यक्ति जो कह रहे हैं वो हम नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं कभी लगा कि मुझे किसी जाति को करने के लिए या हमारे साथ में जो स्वर्ण या जो खैर इस तरह से नहीं बात करना चाहिए, लेकिन हमारा जो जिस तरह से हवा जा रही है उसके ऊपर से कहूंगी कि हमारे यहाँ पे कभी बच्चों ने ये नहीं कहा कि मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, वो उसको बोलिए, वो दलित है, वो झाड़ू लगाएगा। मुझे लगता है कि ये किसी और दिशा में न चला जाए, थोड़ा सा मुझे मतलब विषयांतर न हो जाए, विषयांतर न हो जाए। हाँ, इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो बर के छत्ते में हाथ डालने जैसा है, अगर ये उस दिशा में चला गया तो। सही बोला, सही बोला। मैं एक बार बोलूंगा फिर नहीं बोलूंगा। अविक जी, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैंने वैस्कर का रूट्स हम लोगों ने जब किया तो रुद्र प्रसाद सेनगुप्त डायरेक्टर थे, तो मुझे एक बस कंडक्टर का रोल करना था। तो मैंने कहा आप समझा दीजिए बस कंडक्टर कैसा हो, तो बोला नहीं तुम कुछ दिन एक बस में जाओ। 8B एक बस का दिया, मैं उस एक बस में 1 महीने तक गया, देखा ड्राइवर कैसे ड्राइविंग करता है, क्या करता है। तो मुझे लगता है आप कहीं उस बात को कहना चाहते हैं कि वो आदमी कैसे बिहेव करता है, कैसे क्या करता है, उस चरित्र को ज्यादा जीवंत कर सकते हैं हम। वो कैरेक्टराइजेशन की बात हो गई ना ओम भाई, वही बात कैरेक्टराइजेशन की बात नहीं पारिक साहब देखिए, अब मैं आता हूँ, शायद उससे स्पष्ट हो जाए, उससे स्पष्ट हो जाए कि एक चीज जो अभी इसीलिए मैंने कहा कि एक थिएटर में, सिनेमा में, उसमें एक तरह से हम लोग देख रहे हैं चीजों को, लेकिन जैसे ही आप इसको एक समाजशास्त्रीय बहस में या राजनीतिक बहस में लाते हैं, और इस बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक विवाद, एक बहस का मुद्दा ये भी था कि शुरू में गांधी जी को मालूम नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर दलित हैं। उनको लगता था कि किसी ब्राह्मण के घर का खाता पीता पढ़ा लिखा लड़का है और ये दलितों की बात करने आया है। गांधी जी को जब बताया गया कि नहीं वो दलित ही है, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो अलग दिखता है, बाकी हरिजनों से अलग दिखता है, ये गांधी जी को बाद में बताया गया। एक बात। दूसरी बात, अंबेडकर भी मन में ये बाल के बैठे थे कि गांधी जी को जो है, गांधी जी कैसे हरिजनों का दुख समझेंगे, गांधी जी पे बीता है क्या, गांधी जी ने देखा है क्या महारों का जीवन क्या होता है, तो वो हरिजनों की बात। तो इसको एजेंसी की समस्या कहते हैं। जैसे क्यों हम एक दलित साहित्य एक अलग ही कैटेगरी है, जिसको कहा जाता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ही जूठन लिखते हैं, चंद्रभान प्रसाद ही कुछ लिखते हैं दलितों के ऊपर, या और भी बहुत सारे जो इस तरह के लोग हैं, और एक प्रेमचंद भी लिख रहे हैं। तो अभी भी ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है कि प्रेमचंद का लिखा हुआ, प्रेमचंद की सदगति, ठीक है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, इसमें दोनों में किसकी ज्यादा प्रामाणिकता है, इस पे साहित्य के डोमेन में बहुत बहस हुई है। फिल्म के डोमेन में ये श्याम बेनेगल ने ये दिखाने की बहुत ही बढ़िया कोशिश थी समर में, जिसमें कि ये भी दिखाया जाता है कि ठाकुर का जो रोल कैरेक्टर कर रहा है उसके भीतर ठाकुर तो गया नहीं है, आरक्षण पे एक फिल्म बनती है, ठीक है। तो उसको लेकर के अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको कि आरक्षण से घृणा है, और उसको उससे हम डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका कराना चाहते हैं, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो ऐसा हो भी सकता है, संभव भी है, क्योंकि हमने किसी के भीतर प्रवेश करके नहीं देखा है, उसकी आइडियोलॉजी के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है
एक कॉन्फ्लिक्ट तो कुछ ना कहीं तो पैदा होता होगा ना, कि अरे चल, या तो हम इतने प्रोफेशनल है, जिसको प्रोफेशनल कहा जाता है मंचीय भाषा में, कि एक प्रोफेशनल एक्टर है, इसका मतलब कि वो उसको कुछ भी दो वो करेगा, मतलब वो इतना प्रोफेशनल है कि वो उसमें चला जाएगा उस चीज में। एक बात है, वो एक बात है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की बात थी। एक अभी कुछ समय से जो भी एक्टिंग पे रिसर्च हो रहा है दुनिया के देशों में, और खासकर साइकोलॉजी से जुड़े हुए लोग जब कर रहे हैं रिसर्च, तो उन्होंने एक नई चीज निकाली है जिस पे अब बात करके, क्योंकि समय नहीं है, फिर उससे बात नहीं हो पाएगी, फिर वो बड़ा एक छूट जाएगा। तो वो एक बात है जिसको कहा जाता है कि एम्पैथी, समानुभूति, एम्पैथी की बात होती है। देखिए, इसको डिफरेंशिएट किया जाता है सिंपैथी से। सिंपैथी होता है कि किसी के साथ बुरा हुआ, हमने उसको आहा कहा, अरे भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरा नैतिक समर्थन है, ठीक है, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, ठीक है। ये सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है। सिंपैथी में एक पावर रिलेशनशिप भी हो सकता है, हायरार्की भी हो सकती है कि नहीं, कि मैं तेरे से बड़ा हूं, मैंने तुम कुछ कर रहा हूं, पेट्रोनाइज कर रहा हूं तुमको, कि आहा तेरे साथ गलत हो गया, ठीक है, चल तेरे साथ मैं चलता हूं, तेरी पैरवी करूंगा। ये सिंपैथी होती है। एम्पैथी क्या होती है? क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि एक एक्ट्रेस हैं जिनको कि हाल में ऑस्कर मिला है, वो और उन्होंने उनका एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। नेटेली पोर्टमैन उनका नाम है। ब्लैक स्वॉन के लिए 2010 में उनको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए एकेडमी अवार्ड मिला था। वो हाफ इजरायली हैं, हाफ अमेरिकन हैं। तो उनका एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि एन एक्टर्स जॉब इज एम्पैथी, यानी एक कलाकार की जो काम है, भूमिका है, एक कलाकार जो करता है या करना चाहिए, वो है एम्पैथी। अगर वो इतना भर सीख ले, इतना भर उसको आ जाए, और इतना आने के लिए ये कितना मुश्किल है। एम्पैथी सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि समानुभूति या परानुभूति, मतलब कहते हैं पुटिंग योरसेल्फ इनटू समवन एल्सेस शूज, अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के देखना, है ना, कि वो जूता कहाँ काटता है, तभी मुझे महसूस होगा, ठीक है। तो ये एक समानुभूति की बहस अभी मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी चल रही है और एक्टिंग के क्षेत्र में भी चल रही है। जो बहुत बड़ी एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं केट मैकलेगन, जो एक एक्टिंग स्कूल भी चलाती हैं, उन्होंने भी इस पे बहुत लिखा है, बोला है कि हमें तो एक्टर्स को केवल एम्पैथी सिखाने की जरूरत है। अब ये एम्पैथी एक नई चीज आई है, और ये इस पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और इसको ये तो कोई भी कह सकता है कि नहीं, जैसा कि अभी हो रहा है, अभी सभी तरह से जस्टिफिकेशंस आए हैं कि नहीं जी, हम जाति धर्म तो जेंडर तो कुछ होता ही नहीं है उसमें, और हम तो ऐसा मानते ही नहीं है। ये सब ठीक है, लेकिन ये हम अपने बारे में कितना जानते हैं, अपने बारे में, हम अपने बारे में कितना जानते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम अभी तक जो भी हमारी अपब्रिंगिंग है, जो भी हमारा अपना भोगा हुआ यथार्थ है, हमारी परवरिश है, उसके आधार पे जो हमारी विचारधाराएं बनी हैं जीवन के बारे में, अपने अनुभवों से जो हमारे अपने निष्कर्ष जो पक्के हो गए हैं, जो हिलाते नहीं हिल सकते। अब ये मैं अचानक से चाहूं कि गीतांजलि जी को बदल दूं तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। जी, बहुत सही बात है। हमारे ये, हाँ जी, तो हमारी इस पूरी जर्नी को समझना कितना डिफिकल्ट है कि हम एम्पैथी पैदा, कौन सी चीजें हैं जो हम एम्पैथी पैदा ही नहीं होने देगी, तो हम एक्टर कैसे बनेंगे? वो क्या है, वो समानुभूति क्या है, और वो क्या चीजें हैं जो हमें रोकती हैं? पहला चीज यही, इस पे अभी समझ में आ रहा है लोगों को कि हम अपने बारे में ही बहुत कम जानते हैं, और जो जानते हैं वो बहुत झूठा है, गलतफहमी है, भ्रम है। ये सुनकर के बहुत लोगों को धक्का लग सकता है कि अब ये साहब बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या मैं कौन हूँ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ये जो ईगो है हमारे भीतर, यही वो चीज है जो हमें अपने आप को समझने से, और जिस दृष्टा भाव की बात हमने शुरू से किया था
कि हमने अपने को कितना वॉच किया है, अपना कितना अध्ययन किया है, अपनी जर्नी को कैसे समझा है कि नहीं समझा है, कभी पलट के देखने की कोशिश भी की है कि नहीं की है, हमारे अपने क्या क्या है अपने ही बारे में, प्रीजुडिसेस क्या क्या है दूसरों, ये हम अपने जीवन पहुंचे हैं उसमें कितना सही है। जिन घटनाओं के बारे में हेलो बीच में आप सुन पा रहे हैं? सर आपकी जो आवाज है ना वो बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, अब ठीक है, अभी ठीक है। जी जी, तो हम जो बात कर रहे थे अपने बारे में ही इतनी सारी, जब हम अपने बारे कम जानते हैं तब हम किस दम से, किस आत्मविश्वास से अपने पोजीशंस को डिफेंड करते हैं और अपनी सारी चीजों को रेशनलाइज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। हमने अपने ही कैरेक्टर को कितना समझा है, दूसरों की समानुभूति तक, एम्पैथी तो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, उसके लिए किस तरह की करुणा चाहिए और किस तरह चाहिए, उस स्टेज में हम कैसे पहुंचेंगे जब हमने अपने आप को ही ठीक से जाना। हिलाना बहुत जरूरी है, अपने आप को ये हिलाना पूछना जरूरी है। और यकीन मानिए दुनिया में क्योंकि सर आवाज बिल्कुल नहीं अच्छी आ रही। विषय था गीतांजलि जी, कट रही आवाज। मैं यही विषय आवाज आ रही है? नहीं सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओहो, अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है भला? नेट का प्रॉब्लम। हाँ, नेट का प्रॉब्लम होगा क्या? आपकी वीडियो भी काफी टाइम से रुकी हुई है। जी हेलो जी, मैं तो नेटवर्क आ रहा है सर, नहीं आ रहा है अभी भी, आपकी ऑडियो वीडियो कट रही है। अच्छा, क्या बाकी लोगों को भी मेरी आवाज और वीडियो नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, वो आपके रेड सिग्नल आ जाते हैं, जब नेटवर्क सही होता है तो सर वो रेड चला जाता है। ओ, अच्छा, जी सर आप डिस्कनेक्ट होके एक बार फिर से जुड़ जाइए तो हो सकता है कुछ चेंज आए। मेरे जैसे प्रॉब्लम हो गया। दोबारा से जी दोबारा से आप इसको ज्वाइन करिए। अभी ऐसा हो रहा है, अदरवाइज अच्छी वाली क्लास होती थी। हम लोग की किस्मत खराब। नहीं सर, मैं तो कभी नहीं मानती हूँ और कभी कहूंगी भी नहीं। मेरी जो किस्मत है वो बहुत बुलंद है। मेरी अपनी बोल नहीं क्यों खराब बोलना। किस्मत कुछ होता है क्या? आई डोंट नो। क्या बातचीत जब पीक पे पहुंचती है ना फिर कटता है तो बड़ा करता है। और मुझे तो लगता है सर कि एक कलाकार को आध्यात्मिक अच्छा, मैं दोबारा जी एक कलाकार को आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आध्यात्मिक मतलब ये पूजा पाठ, ये ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक साधना के तौर पे अपनी बॉडी को साधते आना चाहिए। हाँ, तो जरूरी है। हाँ, हम लोग मुझे एक चीज लगती है कि जो सिंगर है वो रोज सुबह के 4 घंटे रियाज करते हैं, जो डांसर है वो थिएटर वाले नहीं करते। हाँ,
जो डांसर है वो डेली उठ के अपना रियाज करते हैं, अपने जो मूव्स है, अपने जो स्टेप्स है उसका रियाज करते हैं। जो बजाने वाले वो रोज उठ के अपना इंस्ट्रूमेंट के साथ 1-2 घंटा बजाते हैं। हम थिएटर वाले कभी भी करते नहीं, रियाज है ही नहीं ना। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, नाटक नृत्य में है, संगीत में है, गुरु शिष्य परंपरा है। जैसी नाम लो गुरु का यूं करते हैं। सर मैं भी पहले ऐसी करती थी ना, तो मुझे सब हंसते थे, ये क्या लगा रखा है। मैं कहा क्यों नहीं, मैं कहा जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, तो उनका नाम लेने में दिक्कत क्या है। नहीं, एक उसमें रहता है ना, एक रिचुअल बन जाता है। संगीत वाले हैं तो वो यूं ही करते हैं, डांस वाले यूं ही करेंगे गुरु का नाम। डांस वाले तो सबसे पहले पैर पड़ते हैं। हमारे यहाँ के तो पैर खींचते हैं, पैर पड़ते नहीं, खींचते हैं। नहीं ऐसा हमारे एक्टर्स पैर खींचते हैं। नहीं सर, लेकिन मेरा इतना प्रोग्रेसिव होने के बावजूद भी मैं गुरु शिष्य परंपरा में यकीन रखती हूँ। हाँ ठीक है ना। आपको नमने से, मेरी मम्मी का कहना है कि जो एंजॉय करना चाहिए। सर फिर से हमारे साथ जुड़ गए। ये आदित्य आपके कौन से क्लास में, कौन से सेकंड ईयर में? जी अब गीतांजलि जी अब ठीक आ रहा है क्या? यस सर। हाँ अभी ठीक आ रहा है। बढ़िया। अच्छा तो सचमुच हमारा जब बातचीत हमारी कोई कह रहे थे कि जब पीक पे पहुंच रहा होता है तो मेरे साथ भी हुआ था सर। काशीकर सर की तो क्लास ही नहीं हो पाई उनके इंटरनेट कनेक्शन के कारण। ओह अच्छा। अब मैंने दूसरे वाईफाई से इसको कनेक्ट किया है, तो मैंने कहा कि अब देखते हैं इससे। जी सर, अब हमारे पास 10 मिनट है, तो हम चाहते हैं कि आप जल्दी से पॉइंट पे आ जाइए। हाँ, तो मैं अब इसको वाइंड अप करता हूँ, और अगर मुझे नहीं लगता है कि इसमें एक हो सकता है कि आगे फिर कभी जब भी आप लोगों को सुविधा हो या जैसा भी किसी और मंच पे इसको और इस पे बात कर सकेंगे हम। लेकिन अभी शायद एक जगह तो हम इसको पहुंचा के जाएंगे अभी। तो हम बात ये कह रहे थे कि अगर इस पे सहमति है कि एक्टिंग के लिए ये समानुभूति या एम्पैथी जरूरी है, और ये एम्पैथी अगर कोई अचीव करता है तो क्यों नहीं। तो ये प्रॉब्लम ऑफ एजेंसी की समस्या जो है कि एक नसीर साहब भी अगर किसी दलित की भूमिका में आपने अगर पार मूवी देखी है, जिसमें जब वो सुअर अंतिम में वो सुअर हाँकते हैं, पार कराते हैं, तो वो दृश्य कितना मतलब हिलाने वाला है सर। बहुत गजब है। या अगर तमस जी, और अगर अरे वाह, बहुत 3 महीने तक। सर मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप पार मूवी जरूर देखिएगा। जी, और अगर आपने तमस में अगर आपने ओमपुरी को देखा होगा, जो सुअर से लड़ने का दृश्य है जी, या और भी तमाम तरह के ऐसे ये हैं, तो कहने का मतलब है कि वो ये एक चीज होती है जिसमें कि ये जो एक बात है कि कि हम इस जो बाधा है इसको पार कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये देखने में आता है और ये आया है कि एम्पैथी के लिए या करुणा के लिए उसके लिए जिस लेवल की करुणा चाहिए या जिस लेवल की मुक्तता चाहिए, उसके लिए हमें पहले तो अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही तोड़ करके अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। अपने बारे में या हो सकता है कि अगर हमारे लिए माइलस्टोन्स हैं नसीर साहब या ओमपुरी साहब, लेकिन हो सकता है कि वो भी कहें कि नहीं, मेरा तो बेस्ट बाकी है अभी, मैं संतुष्ट, जैसा लोग कहते ही हैं, जो बड़े कलाकार होते हैं वो कहते हैं कि मेरा बेस्ट बाकी है। वो क्यों कहते हैं? उनको लगता है, शायद वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी शायद उतनी करुणा जितनी होनी चाहिए, जिसमें कि एक्टिंग हो ही नहीं रहा हो, जैसा कि कह रहे थे कि एक्टिंग हो ही नहीं रहा हो, वो आदमी इतना बावला हो जाए,
वो आदमी इतना इतना वो हो जाए कि उसको होश ही ना रहे, ठीक है, वो शायद वो क्षण पता नहीं वो कैसा, वो तो समाधि की अवस्था होगी, मतलब फिर तो जिसमें कि मनुष्य का सेल्फ जो है, उसका अपना ईगो जो है वो समाप्त हो जाएगा। और मनुष्य का ईगो का या सेल्फ का को विलीन होना मतलब वो समाधि की अवस्था ही है, अगर अध्यात्म की भाषा में कहें तो, या मतलब मुक्त हो जाएगा वो अपने आप से। तो एक जो ये बात है, तो ये एम्पैथी की बात हो रही थी। तो हम अपने आप को चूंकि बहुत कम जानते हैं और अपने बारे में बहुत सारे भ्रम पाले रहते हैं, हमारे मन में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बहुत ही डाई हार्ड, मतलब बहुत ही क्या कहने की बहुत ही कमिटेड कोई फेमिनिस्ट है मान लीजिए, और उनको हम अगर कोई ऐसी भूमिका देते हैं जिसमें कि उनको जेंडर इश्यूज पे वो बेस्ट परफॉर्म कर देंगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है, उनके अपने आइडियोलॉजिकल इतने, उनको इतनी क्लैरिटी है, या उस इश्यू को वो समझती हैं, इतना इंटरनलाइज कर चुकी हैं, या इतना दुख बीता है उनके ऊपर। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज ये देखा गया है कि मनुष्य अपने बारे में बहुत सारे भ्रम में जीता है, अपनी अपनी कहानियां बना के रखता है, और हम सब में ये प्रवृत्ति होती है कि अपने, इसीलिए हम सब पैदाइशी कलाकार होते हैं। जो हमने पहले जो इसका शीर्षक रखा था इस टॉक का, वो यही रखा था कि हम जीवन के रंगमंच पे हम पैदाइशी कलाकार। मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा जब से जन्म लेता है तब से वो सर्वाइवल के तरीके सीख रहा है, वो कैसे जिएगा, वो किससे कैसा संबंध बनाएगा। मतलब जब तक उसको दूध की जरूरत होती है तब तक वो अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है, और जैसे ही उसके हाथ पैर होते हैं और वो दूध पीना छोड़ता है तो फिर भागता है, माँ को छोड़ करके बाहर खेलने भागता है, माँ की बात नहीं सुनता है। और इसी तरह से अलग अलग चीजों में, तो यानी कि वो अगर सर्वाइवल के तरीके सीख रहा है कि किसको कैसे खुश रखना है, अगर बड़ा भाई उसका बुली है तो उसको कैसे हैंडल करना है, स्कूल में टीचर को कैसे हैंडल करना है, फिर वो बड़ा होता है तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि वो सर्वाइवल के तरीके सीख रहा है और वो एक्टिंग में माहिर हो रहा है। जब हम झूठ बोलते हैं, बचपन में भी जब हम झूठ बोलते हैं, स्कूल में जब बहाने बनाते हैं, तब क्या हम एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं? क्यों कर रहे होते हैं वो एक्टिंग? और वो इतना नेचुरल, इतना सहज कैसे हो जाता है कि दूसरों को यकीन नहीं होता है कि ये एक्टिंग कर रहा है। हालांकि बहुत जो पारखी होते हैं या बहुत एक्टिंग करने में थोड़े हम कोई अगर भोंदू है तो वो ठीक है, लेकिन मान लीजिए एक सीरियल किलर, टेड बंडी नाम का, जो दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर हुआ, जिसको कि 1989 में उसको फांसी दी गई, और उसपे 30 बलात्कार और हत्या के, बलात्कार करके हत्या करता था वो, और बहुत विभत्स तरीके से हत्या करता था। मतलब किसी के सर को पत्थरों से कुचल कुचल के मारना, किसी को बहुत बुरे बुरे तरीके से, किसी की हड्डी तक नहीं मिली, और 30 तो उस पे जाहिर हो गए, उसने कबूल कर लिया, लेकिन उस पे माना जाता है कि 100 से अधिक उसने हत्याएं की। लेकिन वो इतना सौम्य था, इतना सॉफ्ट स्पोकन था, उसके किसी कली को, उसके किसी दूर दूर तक। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, फिर दिक्कत होने लग गई। गीतांजलि जी, हाँ फिर दिक्कत हो रही सर। हेलो गीतांजलि जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, लेकिन गीतांजलि जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, लेकिन कट कट के आ रही है। क्या दोबारा करूं? हाँ सर, जैसा कट के आ रही है। हाँ कट कट के आ रही है। अभी अच्छा, कनेक्टिविटी अच्छी, बहुत बढ़िया थी। 5-7 मिनट बाद फिर दिक्कत होने लगती है। सर मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जो कहता है कि मैं ग्रेट एक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा अभिनेता हूँ, या मैं मतलब जैसा अभिनय कोई नहीं कर सकता, मैं सोचती हूँ उनके पास जाके एक बार पैर पढ़ के आना चाहिए। अरे वो लफाज रहते, अपनी मूर्ति बना के रखी रहती जी, लफाज रहते। गीतांजलि जी, हाँ सर, हाँ सर। अब आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ। देख पा रही हैं? नहीं, दिख नहीं रहा है सर। अच्छा, तो अच्छा चलेगा सर, आपकी आवाज आ रही है, हम उसी से संतुष्टि कर लेंगे। हाँ, आपकी एक फोटो सामने आ रही है। तो क्या ये टेड बंडी का प्रसंग था, चल रहा था ना? जी जी जी।
तो कहने का मतलब कि एक सीरियल किलर है जिसने 100 से अधिक हत्याएं की है, बलात्कार किया है, लेकिन उसको ना उसके घर के सदस्य कभी पहचान पाए, ना उसका कोई कलीग उसको पहचान पाया, उसको दूर दूर तक कोई नहीं कितने सालों तक पहचान पाया। वो कितना बड़ा एक्टर रहा होगा, कितना बड़ा एक्टर रहा होगा। तो वो क्या चीज, अच्छा वो तो कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं था, उसने रंगमंच पे कभी एक्टिंग नहीं की, उसने सिनेमा में कोई एक्टिंग नहीं की कभी, लेकिन क्या हम उसको कितना बड़ा अभिनेता मानते हैं? वो क्या चीज होगी, उसने कितनी स्टडी की होगी लोगों के बिलीव्स की, लोगों के व्यवहार की, लोगों को संतुष्ट करने की, और किस तरह से उसने एक्टिंग की होगी कि दुनिया के लिए वो एक बिल्कुल ही सॉफ्ट स्पोकन, बिल्कुल ही विनम्र सौम्य व्यक्ति रहा, जिसने बिल्कुल ही इतने काम। तो कहने का मतलब है कि हम सब बंडी, टेड बंडी तो एक्सट्रीम पे चला गया, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है, शायद ये नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर लेके ना देखें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम सब ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि जीवन में रोज रोज हम बहुत तरह के अभिनय कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत तरह की भय है, फियर है, बहुत तरह की सुरक्षा है। सुरक्षा ये है कि हमें जज किया जा रहा है, और न केवल हमें जज किया जा रहा है कि हम भी दूसरों को जज करते रहते हैं, और उसमें अपना हम भूल जाते हैं कि हमें भी कोई जज, मतलब ये तो नहीं जज किया जा रहा है हम ऐसे परफॉर्म करें, सब देख मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, क्योंकि भीतर है ना, फियर है ना पकड़ लिए जाने की। आपको बताऊं कि जब अमेरिका में कभी माफियाओं का बहुत राज चलता था, तो उस पर फिल्में भी बहुत बनी हैं, तो उन माफियाओं, वो माफिया अपना कैसे चलाते थे कारोबार, तो बाहर वो मिठाई की दुकान खोलते थे और पीछे उनका रैकेट चलता था। सारा माफियागिरी पीछे चलती थी। तो अपने हेलो, देखिए सर, आप ये नहीं कह सकते कि आप ही के साथ ऐसा हुआ। नहीं सर का तो काफी हो गया। हाँ जी जी, तो अब मैं यही कह रहा था कि हम अपने जीवन में भी बाहर मिठाई की दुकान खोल के रखते हैं, पीछे हमारा सारा माफियागिरी चलता है, ठीक है। इसको जरूरी नहीं है कि ये हमें शेम करने के लिए कहा जा रहा है। इस चीज को जिस दिन हम समझने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमारे भीतर जो इनसिक्योरिटीज हैं, फियर है, जज किए जाने का के प्रति जो हम कॉन्शियस हैं, वो हमें अपने जीवन में ही तो बहुत जगह बहुत प्रेशर में, बहुत तनाव में, अवसाद में लाता ही है। हम में इतनी करुणा या इतनी निर्भयता, इतनी सहजता ही नहीं पनपने देता है। सहज हम एक्टिंग अच्छा कब करेंगे, जब हम सहज होंगे। जैसा आपने कहा, सहज होना ही एक्टिंग, सहज होना ही किसी कैरेक्टर में, किसी भी कैरेक्टर में, किसी भी कैरेक्टर तक पहुंचकर सहज होना ही सबसे बड़ा एक्टिंग है, और किसी कैरेक्टर तक पहुंचना ही एम्पैथी है, समानुभूति है। ये दो स्टेजेज हैं, ठीक है। एम्पैथी से या करुणा से हमें इतनी सहजता आ सकती है, फियरलेसनेस आ सकती है, ये एक बात है। तो ये कैसे होगा, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए तो एक पूरा सत्र चाहिए। ये आज हम, मुझे लगता है कि ये जो यहाँ तक हम पहुंच सके हैं, इसके लिए एक और सत्र मांगता है। अगर कोई और प्रश्न आते हैं, कोई और सुझाव आते हैं, कोई और टिप्पणी आती है, तो जी जी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब मैं शुरू में रंगमंच पर आई थी, तो मुझे एक किसी की पत्नी बनने का रोल मिला था। सर, मैं जानती हूँ मैं कितना ज़्यादा झेप गई थी, क्योंकि उस वक़्त मैं 19-20 साल की थी, तो मुझे किसी की पत्नी बनने के रोल में आना, अपने आवरण को छोड़कर अपने आप को सहज करना कितना मुश्किल हो रहा था। सही है। जी, जी, जी। तो सर, आप जो कह रहे हैं ये वाक़ई में बहुत हाँ। लंबे-लंबे सत्र हो सकते हैं। हमें अपने आप के अंदर जितने आवरण हैं उसको बाहर निकाल के खोलना, उन सारे आवरणों को बहाना, सहज होना, सहज होने के बाद किसी को आत्मसात करने के लिए अपने शरीर को एक साधक के रूप में तैयार करना, एक कलाकार बनना बहुत बड़ी बात है सर। हम जब कोई कैरेक्टर करते हैं अभिव्यक्ति, हेलो जी जी, जी, सुनाई दे रही मेरी बात? हेलो
जी पारिक साहब, आपकी आवाज आ रही है जी। जब हम कोई चरित्र करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने अंदर बहुत सारी चीजें उस चरित्र से मिलती जुलती रहती हैं, वो अपने आप आती हैं, एक्सप्लोर करते हैं जी। तो जब हम चरित्र को करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा पक्ष रहता है जो हमारे अंदर ज्यादा रहता है, वो उस कैरेक्टर में आ जाता है। हर एक, इसलिए हर एक का अभिनय अलग अलग होता है एक ही कैरेक्टर। जी जी जी। तो हमारा अपना जीवन भी, उसमें भी बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं, तो वो रिकॉल हो जाते हैं और उस कैरेक्टर को करते समय वो पक्ष आ जाता है सामने, अपने आप आ जाता है कि हम में रावण भी, हम में राम भी है, ये दोनों है हमारे अंदर। जी। एक बात, हाँ ये बात समझ में आती है, लेकिन एक और बात जो यहाँ पे है वो ये है, अपने भीतर जो हम ये फैसला करके बैठे हैं कि मैं राम हूं या रावण हूं, या जीवन के इस क्षेत्र में मैं ये राम हूं और यहाँ रावण हूं, वो अपने आप में वो एक कहानी कैसे झूठी हो सकती है, अपने बारे में कितनी झूठी कहानियां गढ़ के हमने रखी हुई हैं, और उन झूठी कहानियों को जीते जीते अब हमने अपने ही बारे में उसको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाया है, उस झूठ को जीते जीते सच लिया है। ये उस अवस्था की बात है शायद, जिससे बात करने की जरूरत है। तो उसी के लिए मैं कह रहा था कि वो एक दूसरे लेवल की बात होगी। जी जी। एक सत्र आपका और हो जाए। जैसा आप लोग हम लोग को बहुत सारी करें और चीजें जब पता सुविधा हो, ऐसे कोई जल्दी। जी, हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है आपसे। जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नहीं लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि नेटवर्क देवता के सामने एक नारियल फोड़ दिया जाए। ऑनलाइन नारियल फूटेगा। नारियल में कोरोना नहीं हो, कहीं देख लीजिएगा पॉजिटिविटी होगी तो रास आ भी जाए। एक ही टाइम 3 बजे का टाइम रखो गीतांजलि नारियल फोड़ने, जैसे तुम टाइम रखते ना, सबको बोल दो 6 बजे थाली बजाएंगे, घंटे बजाएंगे, शंख बजाएंगे, मोमबत्ती ऐसी नारियल फोड़। नहीं सर, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई मुद्दे पर या किसी बात पर आते हैं और आने के बाद हम उसमें किसी तरह से घुसना शुरू करते हैं, और ये नेटवर्क वाली प्रॉब्लम जब आ जाती है तो वो बहुत डिस्टर्ब करता है। मेरे को तो बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है। वही तो अव्यक्त जी कह रहे हैं, आप लोग धारणाएं बना रखे हैं ना कि डिस्टर्ब होगा नहीं, तो वो होगा, वो धारणाएं की तो बात कर रहे हैं। अरे मगर होता तो है, वो उसी धारणा की बात कर रहे हैं कि आप ये धारणा ही क्यों बना रहे हैं कि नेटवर्क रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ धारणा मत बनाइए। सर मैं तो नहीं धारणा मत बना रही हूँ, अभी तक का मैं बस ये 2 बार ऐसा हुआ है, एक अव्यक्त सर के साथ और एक काशीकर सर के साथ, बाकी तो सबका अच्छा चला है। दोबारा फिर कभी रख लीजिएगा क्या, अगर लॉकडाउन और भी अगर आगे बढ़ा तो अव्यक्त जी बड़े बड़े एक्टर हैं। अरे सर अभी बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, कहाँ अब टाइम मिले। वही कह रहा हूँ। नहीं ऐसे भी अभी हिंदुस्तान में हर लेवल पर बहुत बड़े एक्टर मौजूद हैं, हम लोगों से बड़े बड़े एक्टर। मैं वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। नहीं सर, वो हम उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम तो उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़कर यहाँ पर बुला सके। वाराणसी के एक सर है, वो भी आने वाले हैं, मेरी आज सुबह उनसे बात हुई है। मैं कंटिन्यू सबसे बातचीत में लगी हूँ, सबसे सर हम उसको बाद में बात करेंगे। हाँ, अरे आप तो ये पारिक सबको पकड़ लो। नहीं मैं तो श्रोता हूँ। खूब सारे लोग आ जाएंगे। मैं तो श्रोता हूँ। अव्यक्त सर, आपको आवाज आ रही है? ये बहुत बड़ी हस्ती है सर। अरे नहीं काशीकर जी, मैं तो श्रोता हूँ खाली। सर आपकी अव्यक्त सर, आपकी वीडियो नहीं दिख रही हमें। जी तो आज की सभा खत्म करें? सर नहीं, हम तो नहीं कहेंगे कि खत्म करें। नहीं आप लोगों का प्यार है।
ये जो ये गीतांजलि के प्रयास है सर, ये बहुत बड़े। मैं तो उस दिन थैंक्स दे नहीं पाया। हाँ जी। थैंक्स। ये डॉक्यूमेंटेशन है, शी इज डूइंग ग्रेट वर्क। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट करना चाहिए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अभी तो ये परमानेंट प्लेटफॉर्म बना लेंगे हम सब मिलके। बिल्कुल, कितना अच्छा एक दूसरे को जानने का, 10 तरह के विचार जानने का मौका मिलता है कि कितने आयाम खुलते हैं, बताइए उससे। जी बिल्कुल। हाँ, सर सुनना, समझना और अनुभव लगातार करना। ऐसे नहीं मिल पाते। सुनना समझना, चेहरा देख के बात करना। जी सर समय खत्म होने वाला है, तो मैं अव्यक्त सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सर आए, ये हमारा बड़ा माइनस पॉइंट था कि इस वक्त हमको नेटवर्क साथ नहीं दिया, तो बहुत सी चीजें